स्वागतम भाई लोग। भैया ऐसा है कि आज का जो सवाल है 151 नंबर का, इसमें कह रहा है तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए लेपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तांबा के मिश्र धातु के लिए लैपिंग व्हीकल के रूप में, है ना, कौन सा यूज किया जाता है लैपिंग व्हीकल। देखिए अभी जस्ट हम बताए हुए हैं भैया, आप शुरू से अगर वीडियो देख लीजिएगा अपना, तो हमको लगता है कि ये सब बात समझ में आ जाएगा आपको, और तुरंत समझ जाइएगा, तुरंत मार दीजिएगा टिक। ठीक है, लेकिन अगर जहां तहां से वीडियो देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ में थोड़ा सा कम आएगा मेरे ख्याल से। बाकी अगर आप थ्योरी का बुक पढ़े या किसी सर का क्लास ज्वाइन किए हुए होंगे या कॉलेज में क्लास किए होंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट है नहीं। ठीक है भाई, तो एक बात देख लीजिए, थोड़ा सा फिर से बोल देते हैं। लेपिंग कंपाउंड जो होता है ना, ठीक है, एगो बात सुने होंगे, लेपिंग कंपाउंड। ठीक है, ये जो बनता है ना लेपिंग के लिए, लेपिंग कार के लिए, लेपिंग कंपाउंड की पेस्ट होता है एब्रेसिव का, है ना। फिर लैप में इसी को चार्ज करते हैं, मतलब उसमें डाल करके आप इसका उपयोग करते हैं लेपिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी भी धातु पे। तो ये लेपिंग कंपाउंड जो होता है, ये जो तैयार होता है दो गो चीज से, हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बार बार सुने होंगे एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव, एब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, इसमें डायमंड, है ना, बोरान, कार्बाइड, ढेर सारा आपको हम बहुत कुछ बताया हुआ है, आप शुरू से वीडियो देखिएगा। दूसरा चीज जो लेपिंग कंपाउंड में आप यूज करते हैं बनाने के लिए लेपिंग कंपाउंड, वही होता है लेपिंग वाइकल, है ना, जो आपसे पूछ रहा है भैया लेपिंग वाइकल। और दूसरा वाला जो पार्ट है ये लेपिंग वाइकल का है। ठीक है, तो लेपिंग वाइकल में जो अपना लोग यूज करते हैं, ये दो टाइप से हम बताए हुए थे, देखे थे ना, ऑयल ग्रीस, है ना, ऑयल और ग्रीस, इसमें एब्रेसिव जो है आपका पार्टिकल, दोनों को मिक्स करके तो लेपिंग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब लेपिंग वाइकल के रूप में अपना लोग यूज करते हैं क्या क्या, ऑयल और ग्रीस का, है ना, ऑयल प्लस ग्रीस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये एक नंबर मान लीजिए। दूसरा नंबर में जो अपना लोग यूज करते हैं, अब देख लीजिए, ऑयल और ग्रीस का उपयोग जो करते हैं लेपिंग वाइकल के रूप में, ये आपको फेरस मेटल के लिए यूज करते हैं, हम बताए हुए थे, सब कुछ बताया है भैया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा होता है सोल्यूबल। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये है सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, ई जो होता है, दूसरा वाला ये हो गया, कौन सी हो गया, ये लेपिंग वाइकल। दूसरा जो नंबर में अब लेपिंग वाइकल के रूप में अपना लोग सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं, ई जो है नॉन फेरस मेटल, है ना, या फेरस, नॉन फेरस मेटल, कॉपर, और कॉपर के अलाव के लिए अपना लोग यूज करते हैं सोल्यूबल ऑयल का, है ना भाई। किसके लिए करते हैं, तांबा और उसके मिश्र धातु के लिए सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है लेपिंग वाइकल के रूप में। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल पे। अगला जो सवाल है, हाँ, इस पे आ जाते हैं। यह चीज देख ले है आप सभी को, है ना। ये कह रहा है लेपिंग टूल का उद्देश्य क्या है, ये वाला जो लेपिंग टूल है ना, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछ रहा है। एक चीज आप जान जाइए, हम टोटल फिगर के साथ टोटल वीडियो हम पढ़ाए हुए हैं आप सभी को। अगर स्टार्टिंग से वीडियो हमारा देख लेते हैं तो सवाल नहीं रहेगा आपका मन में, हम पक्का बता रहे हैं आपको भाई। ये जो फिगर है ना लैपिंग टूल का, इसका नाम है स्प्लिट बुश लैप, है ना, स्प्लिट
इसको कहिएगा स्प्लिट बूश लैप। ठीक है भाई, इसको कहेंगे क्या, स्प्लिट बूश लैप। अगर फिगर पूछ लेगा, इस टाइप का फिगर दे देगा, फिगर का नाम पूछ लेगा, तो नाम याद रखिएगा स्प्लिट बूश लैप। अब इसका उद्देश्य पूछ रहा है अपना लोग से। अब देख लीजिए, इसके माध्यम से है ना जॉब के ऊपरी मतलब बाहरी है ना सतह पर लैपिंग के लिए अपना लोग उपयोग में लाते हैं इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाहरी बेलनाकार सतह की लैपिंग टूल। मतलब बाहरी बेलनाकार सतह है ना, उसका लैपिंग करने के लिए ये टूल होता है। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाहरी बेलनाकार है ना। अभी गोल है तो बेलनाकार ना सतह को आप करिएगा, जिसको भी देख करके समझ सकते हैं। आंतरिक सतह है ना, बाहरी सतह ये सब तो होगा नहीं, आंतरिक बेलनाकार वो तो होगा नहीं, इसलिए ये जो आपका जो बाहरी बेलनाकार सतह को लैपिंग करने के लिए इस लैपिंग टूल का उपयोग करते हैं। अब कह रहा है 153 नंबर में, उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को स्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। स्टेनाइट इससे जस्ट पहले है ना एगो क्लास में, तो उसमें जो है ग्राफ के साथ साथ हम समझाने का प्रयास किए हैं भैया, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वो सवाल था उसमें ग्राफ भी दिया हुआ था, तो उसको बड़ी बढ़िया ढंग से हम प्रयास किए हैं। अपने मन से हम बोल देंगे बढ़िया ढंग तो नहीं होगा, हम प्रयास किए हैं भैया कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। और उसको देखिएगा, किसी प्रकार का किसी भी वीडियो में कोई भी कमी अगर आपको लगेगा, आप है ना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा 2 लाइन भाई, पूरा पक्का हम प्रयास करेंगे आगे से सुधार करने का, है ना भाई। ठीक है, चलिए आप तो देख ही लीजिएगा पिछला वीडियो। बाकी ऐसा है कि ये वाला थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपका 2 चीज, हीट ट्रीटमेंट से वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को स्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो सीधी सी बात है, देखिए कोई फालतू वाला गप नहीं सोचना है, नहीं समझना है, सीधे मुद्दा पे आइए। कार्बन की मात्रा, कार्बन का परसेंटेज चाहे जितना रहे है ना, कुछ हो रहे, ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी स्टील के लिए है ना 723 डिग्री रहता है। ये बात याद रखिएगा ना आप लोग, सुन लिए ना, नहीं सुने तो फिर लिख लीजिएगा किसी कॉपिया पे, है ना। कार्बन की मात्रा चाहे जितना रहे भैया, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है सभी स्टील के लिए वो 723 डिग्री होता है। ये बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 728 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो वहां लोअर पे है उतना डिग्री टेम्परेचर है, तो धातु वहां से पिघलना शुरू हो जाता है। तो धातु जो पिघलना शुरू हो जाता है वही जो है ना स्टेनाइट कहलाना शुरू हो जाता है। स्टेनाइट तो धातु पिघलना शुरू हुआ ना, जो जितना भी पिघले थोड़ा बहुत पिघलना जो शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, अधिक पिघलेगा, जल्दी पिघलेगा, सब बात बतले हम भैया, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो पिघलना जो शुरू हो जाता है, तो वही चीज जो है ना पिघलने का प्रोसेस वही स्टेनाइट कहलाता है। मतलब स्टेनाइट में बदलना शुरू हो जाता है, कहलाता है चाहे बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब धातु पूर्ण रूपेण जितना भी टेम्परेचर अपना लोग को देना है जरूरत है दे दिए, फाइनली वो जब आपको पिघल करके धातु है ना फाइनल पिघल जाए, तो फाइनल पिघलने का जो प्रोसेस है ना वो जो कहलाता है, फाइनल पिघल करके वो जो मटेरियल तैयार होता है, सीधी सी बात, वो फाइनल स्टेनाइट फाइनल कहलाता है भैया।
है ना। ये दो बात आप याद रखिएगा। पिघलने का प्रोसेस वो जो है ना ऑस्टेनाइड कहलाता है प्रोसेस में, लेकिन फाइनल जब पिघल करके जितना अपना लोग को टेम्परेचर डाल करके पिघलवाना है धातु को, है ना, तो वो फाइनल ऑस्टेनाइड कहलाता है। ठीक है, ये बात तो हमको लगता है आपको समझ में आया होगा भाई, है ना। तो अब देख लीजिए, ये राइट आंसर जो है ना ए नंबर का, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। उष्मा उपचार के वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइड में 723 डिग्री के बाद बदलता है, वो क्या कहलाता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी तो शुरू में बोले ना, किसी भी स्टील के लिए, है ना, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 723 डिग्री कहला होता है। बता दिए थे, और कुछ एक्स्ट्रा बात बता दिए थे आपको, वो सबसे हो सकता है सवाल पूछ ले, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। अब कह रहा है इसमें, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन होते होंगे, मतलब छोटा छोटा ग्रेन होंगे, जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। अरे कुछ वो नहीं, ये झूठ मूठ का घुमा दिया है। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात, कोई भी धातु को है ना, स्टील को गर्म कर दिए ना, ठीक है, उसको धीरे धीरे ठंडा करने का जो विधि है ना, प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है। हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, सब बात तो पढ़े ले हैं हम, ऐसा तो नहीं है क्या होता है क्या, फिर अभी मोटा मोटी हम बता देंगे फिर से। वीडियो आप हमारा देख लीजिएगा शुरू से, तो सब समझ में आ जाएगा। तो बात ये है भैया कि अब देखो, मतलब गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। सीधी सी बात है भैया, हम 10-50 बार बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा शुरू से वीडियो, वो एनेलिंग प्रोसेस कहलाता है वो। ठीक है, अब कह रहा है मशीन करने योग, एगो बात और नया है यहाँ पर, नया कुछ नहीं, यो बात बतेले है। कोई भी धातु को, है ना, गर्म करके ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो एनेलिंग। एनेलिंग प्रोसेस करने से लाभ क्या होता है कि उस धातु पे मशीनिंग करने योग्य हम बना देते हैं। मशीनिंग करने योग्य क्या होता है, मसलेबिलिटी का गुण, जिसको आसानी से अपना लोग काट सकते हैं, घिस सकते हैं, तो वो गुण पैदा हो जाता है उस धातु पर, जो एनेलिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। ठीक है, उस काम को करने के लिए धातु को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठीक है भैया, यही वाला गुण जो है ना, धातु को क्या कहता था, क्या स्टील को सॉफ्ट बनाया जाता है ना। उसके कारण क्या हो जाता है, क्या क्या फायदा होता है इसमें, वो सुन लीजिए। एनेलिंग प्रोसेस में आपको डक्टिलिटी का, है ना, डक्टिलिटी का गुण हो जाता है, जिसको अपना लोग तार के फॉर्म में खींच सकते हैं, है कि नहीं, ये सब बात है। अब देख लीजिए धातु को हार्डनिंग क्यों करते हैं, ये बात जरूरी, हम सब बात पढ़े ले हैं भैया, आप शुरू से देखिएगा। हार्डनिंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में आपको धातु को तेजी से ठंडा करते हैं। इस प्रोसेस में अगर हार्डनिंग किया हुआ है कोई भी, उसको जो अपना लोग ठंडा करिएगा तेजी से, है ना, इस प्रोसेस में जो है धातु को तेजी से ठंडा करते हैं, मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, तो अब धातु मतलब मोटेंसाइड पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जिसे तेजी से ठंडा करने का जरूरत पड़ जाता है, या ठंडा करते हुए हार्डनिंग वाले प्रोसेस में। अब है टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग में क्या होता है, इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे धातु को गर्म किया जाता है। टेम्परिंग में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना लोग गर्म करते हैं। और जब हम किसी मेटल को हार्डनिंग करते हैं, कई बार हम बोले हैं, किसी मेटल को अपना लोग जब हार्डनिंग करिएगा, उसमें क्या हो जाता है, ब्रिटनलेस का गुण आ जाता है ना, जो आसानी से मारिएगा चोट न
टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में बिखर जाएगा। उसी गुण को अपना लोग कहते हैं ना भंगुरता, ब्रिटनलेस। तो हार्डनिंग करिएगा किसी धातु पे तो वो वाला गुण उत्पन्न हो गया, है ना। उसी को दूर करने के लिए अपना लोग, है ना, हार्डनिंग करने के बाद जो उसमें अवगुण आ जाता है, कह दीजिए धातु में ब्रिटनलेस का जो गुण आ जाता है, भंगुरता का जो गुण आ जाता है, उसको दूर करने के लिए अपना लोग हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग का प्रोसेस करते हैं। सुन रहे हैं ना भाई लोग, तो लिखियो लीजिएगा इसको, है ना। तो अब क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस जब करिएगा किसी धातु पर, तो इसको झटका सहने का मतलब क्षमता हो जाता है उस धातु पे, है ना। टेम्परिंग प्रोसेस करने पर उस धातु में टफनेस का गुण आ जाता है, ठीक है। शॉक एक होता ना झटका सहने का, शॉक एब्जॉर्ब करने का मतलब गुण आ जाता है उस धातु में, ठीक है। ये हो जाता है आपका टेम्परिंग प्रोसेस। अब देख लीजिए नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, आप इसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आपको 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातु को गर्म करते हैं। सबसे पहली बात, जिससे धातु में क्या होता है, आंतरिक दोष को दूर करने के लिए, है ना, दूर करते हैं, मतलब जिससे जिससे क्या हो जाता है, इतने 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब धातु को गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में, तो क्या हो जाता है, उससे धातु में आंतरिक दोष दूर होने लगता है। दूसरा एक और क्या लाभ हो जाता है उसमें, ग्रेन संरचना में रिफाइन करते हैं, ठीक है। जो बात बता रहे हैं ना, ऐसा ऐसा सवाल हम सॉल्व किए हैं, फिर आने वाला है, इसलिए आप लोग ना किसी नोट पे लिख लीजिएगा। मोबाइल है, हम बोलिए सकते हैं भैया, लिखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। या आंतरिक और एक फायदा क्या है, आंतरिक संरचना में रिफाइन मतलब करते हैं वो नॉर्मलाइजिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। कुछ बात अगर बोलते हैं तो उसको लिख ले दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए अगला सवाल, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। देखिए इसको जो है ना थोड़ा सा हमको बताना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू से वीडियो देख लीजिएगा ना, तो हमको लगता है फिर ज्यादा बताना नहीं पड़ता हमको, या थ्योरी पढ़ लेते। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, मार्टेनसाइड में। जब अपना लोग जो है ना किसी स्टील को गर्म करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचने पर, तो स्टील लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उतना टेम्परेचर पर स्टील धीरे धीरे क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। वो क्या कहलाता है, वो जो पिघलना शुरू हो जाता है धातु, वो स्टील, वही ना आस्टेनाइड बोल रहे थे अभी जस्ट, आस्टेनाइड में बदलना शुरू हो जाता है। वो बताइए रहे थे। उसके बाद एक दो बात और जान रही, जब जो है वह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, तब कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है ना, है कि नहीं। तब उस नई संरचना को जो है अपना लोग, वो जो नया मटेरियल जो तैयार हुआ, उसको अपना लोग कह रहे थे आस्टेनाइड। अभी तुरंत इस पे चर्चा किए थे अपना लोग, ठीक है। फिर से अगर बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नई संरचना आस्टेनाइड को तेजी से अगर ठंडा करते हैं, है ना, उसी आस्टेनाइड को तेजी से अगर ठंडा करते हैं, तब वह नई पदार्थ में बदलता है ना भाई, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं, मार्टेनसाइट, ठीक है भाई। आस्टेनाइट पे गर्म करके पहुंचा तो दिए कार्बन को पिघला करके, और उसको जब उसी जो पिघला हुआ जो है आस्टेनाइट, उसको तेजी से अगर ठंडा करिएगा ना, तो वो जो ठंडा होने के बाद जो पदार्थ अपना लोग का निर्माण हो रहा है, मतलब यही कहिएगा ना जो तैयार है, जो मिलेगा अपना लोग को, उसी चीज को कहते हैं मार्टेनसाइट। वही बात आपसे पूछ रहा है भैया, ठीक है। नई संरचना बनाया अपना लोग कौन चीज का, आस्टेनाइड का।
बनाने के बाद तेजी से ठंडा करने के लिए गर्म स्टील का नाम क्या है? क्या कहते हैं भैया? मोटेनसाइड। ठीक है ना। और मोटेनसाइड जो होता है वो कठोर पदार्थ है, ये सब बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब है क्या? फेराइड, है ना, फेराइड। ये लोहा का सबसे शुद्ध रूप है, कई बार हम बता दिए हैं भैया, है ना। इसमें कार्बन की मात्रा 0.008% से लेकर के 0.025% होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, ये बात जान जाइए। इस ये वैल्यू को आप नहीं के बराबर मान जाइए। ठीक है, फेराइड में, ये फेराइड का अपना लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है, इस धातु में, फेराइड में चुंबकीय गुण होता है, इस सबसे मुलायम संरचना होता है। ठीक है, ये दो तीन को जो गॉप है ना, ये सब सुन लीजिए आप, मेरा काम देगा, सुन, काम कौन चीज देगा, ऐसा सवाल ही आने वाला है अभी, तो फिर तो गड़बड़ा जाइएगा। अगला क्या है देखिए, टियरेलाइट, है ना। इसमें जो है ना, इस ये भी ग्राफ अगर आप वो देखिएगा ना वहां पे, इससे पहले जो क्लास हुआ है, तो हमको लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, टियरेलाइट में क्या होता है, कार्बन का जो मात्रा है ना भैया, इसमें 0.84% होता है। जब कार्बन का जो मात्रा है 0.84% अगर, है ना, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे रहे, है ना, उस धातु का लोअर टेम्परेचर भी 723 रहे और अपर भी 723 रहे, ठीक है, वहां पे जो आपको धातु निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? पियरेलाइट। इसमें फेराइट प्लस सीमेंटाइड मिला होता है। सबसे मजबूत संरचना जो होता है पियरेलाइटे होता है भैया, ये सब बात याद रखना। ठीक है, चलो अगला बात पे। इसमें कह रहा काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? अरे तुरंत अभी बताया, हार्डनिंग वाला अगर जिस धातु पे प्रोसेस कर दिएगा, उस धातु के अंदर में जो है ना, दूसरे धातु को काटने का क्षमता उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब वो जल्दी घिसता नहीं है। ठीक है, घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है उस स्टील में, है ना। तो वो वाला जो गुण उस स्टील में आया ना, हार्डनिंग वाला प्रोसेस से आया, वही पूछ रहा है, वही आंसर है, कुछ हो नहीं है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? अभी देखिए, अभी जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में ये सब को अपना लोग किए हैं, अगर वहां बढ़िया ध्यान से सुन लेते, यहाँ बगैर कहले नहीं मार देते। 157 नंबर का जो आंसर है वो क्या है? टेम्परिंग प्रोसेस से होता है, तुरंत कह देते। भंगुरता वाला गुण को किसी भी धातु से दूर कर देते। हार्डनिंग किए होंगे तो धातु में क्या हो गया? भंगुरता वाला, ब्रिटनलेस वाला गुण आ गया होगा, है ना। टफनेस वाला गुण आ गया होगा, शॉक, है ना, टफनेस वाला गुण आ गया होगा, तो उसको अपना लोग शॉक रेजिस्टेंस, मतलब कि झटका सहने का योग बना देने का प्रोसेस जो किए हुए थे अपना लोग, टेम्परिंग प्रोसेस से न किए थे। जिस मेटल पर लगभग हार्डनिंग का प्रोसेस करते ना, हार्डनिंग और टेम्परिंग किया हुआ एक के साथ किया हुआ है, ये दोनों प्रोसेस करता है लोग। क्यों करता है? भंगुरता को दूर करने के लिए, है ना, शॉक रेजिस्टेंस, है ना, झटका अगर लगे ना कोई धातु तो जल्दी टूटिए नहीं, उस वाले गुण को उत्पन्न करने के लिए टेम्परिंग का प्रोसेस करता है। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल। गप शप में है ना थोड़ा सा लंबा खिंचा जा रहा है, इसलिए, है ना, तुम अब गप कर रहे हैं तो फालतू वाला गप तो नहीं है करना भैया, देखना जरूर, सुनना जरूर और लिखना प्रयास करना। अब देखो क्या कह रहा है, स्टील को आवश्यक तापमान पर, तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? देखो, है तो फालतू ये बात, समझिए आप, बस
थोड़ा सा किताबी भाषा है, टेक्निकल वर्ड कुछ जोड़ दिया है इसमें, इसलिए गड़बड़ा जाओगे। अगर पढ़े नहीं हो तो अब गड़बड़ा जाओगे। अगर बुक सही बता रहे हैं भाई लोग, बुक पढ़ लीजिएगा ना एक बार 2 बार मैक्सिमम, एक साल में तो 2 बार बुक पढ़िए न दीजिएगा। या जो वर्ड समझ में नहीं आया क्लास में, आप किसी भी टीचर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, उस क्लियर हो ही जाएगा। अगर आप सही में कर लिए, सच बता रहे हैं, कोई दम नहीं है आईटीआई का किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में। हम कर रहे हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं और किए हैं, इसीलिए बता रहे हैं। कोई दम नहीं है भाई, एक बार पढ़ के तो देखिए। अब देख लीजिए, फालतू वाला गप तो ढेर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, स्टील को आवश्यक तापमान पर, आवश्यक जितना हमको जरूरत है उतना तापमान पर किसी स्टील का, ये हमारा जॉब है, इसको गर्म कर दिए, है ना। उसी तापमान पर जितना पे इसको मान लीजिए 900 पे किए हैं, 800 पे किए हैं, 700 पे किए हैं, जितना पे किए हैं उतना ही टेम्परेचर पर, है ना, कुछ समय के लिए रख देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, समझ गए। अब देख लीजिए, है ना फालतू वाला गप। सोकिंग घरे में नहीं कर रहे थे, अरे पानी अगर कहीं गिरल है ना, उसको सोखने के लिए फोम का यूज नहीं करते थे, तो पानी को सोख लेता था ना। हम याद करने के लिए कह रहे हैं। तो सोकिंग प्रोसेस जो है, ये सोकिंग का मतलब क्या है, कुछ देर तक इसको है ना टेम्परेचर पे अगर छोड़ दी, इतना ही टेम्परेचर पर अपना लोग छोड़ दीजिएगा ना, ये पूरी तरीका से क्या कहता है, हर इसका जो है पार्ट लगभग, मतलब यहाँ अगर गर्म करे आग में इतना है, तो ये जो आग, यहाँ अगर टेम्परेचर जो यहाँ पे है आग में डाले हुए हैं, ये पीछे तक आने के लिए थोड़ा सा समय तो लेगा, है कि नहीं। यहाँ तक एक बार गर्म यहाँ तक थोड़े हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा ना। तो धीरे धीरे गर्म किया है, यहाँ पे आग लगा दिए हैं, मतलब अगर हम टेम्परेचर में दे दिए हैं उतना, तो धीरे धीरे गर्म होते होते कुछ देर तक यहाँ तक आया, तो क्या हो गया, इसके अंदर तक जितना हमको चाहिए, जो भी प्रोसेस के जरिए हम धातु को गर्म कर रहे हैं, सही ढंग से अगर गर्म हो जाएगा तब ना फिर आगे इसका काम करेंगे। अगर यहीं काटने का जरूरत हो तो यहीं तक थोड़ा देर गर्म किए, यहीं तक गर्म हुआ, यहाँ अगर काटना यहाँ पर है, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे करना है, वो होगा नहीं, क्योंकि इसको पूर्ण रूपेण गर्म करेंगे, फिर इसके ऊपर में, इस मेटल के ऊपर में अगला गुण उत्पन्न हो जाएगा, चाहे टेम्परिंग का हो, हार्डनिंग का हो, है ना, एनेलिंग का, जो भी प्रोसेस वाला अगर काम करेंगे तो फिर आगे हम काम कर सकते हैं इस मेटल पे। तो उसी चीज को धीरे धीरे जो इस टेम्परेचर को पीछे की ओर, आप पीछे वाला भाग को जो आपको गर्म कर रहा है, धीरे धीरे जो गर्म होने का प्रोसेस है, वही कहलाता है सोकिंग, है ना। कुछ बेसी लंबा खिंचा गया समझाने के क्रम में भाई, लेकिन तुम लोग समझ गया होगा, छोड़ो यार फालतू बात। अब देखो हीटिंग, है ना, हीटिंग क्या है, कोई भी मतलब गर्म करने का जो प्रक्रिया है वही हीटिंग नहीं कहलाता है। अरे हीट हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। क्वेंचिंग, है ना, क्वेंचिंग मीडिया अपना लोग अभी तुरंत पढ़े थे अभी पिछले ही वीडियो में। ये क्या होता है, धातु को ठंडा करने का ये एगो प्रक्रिया है ना, क्वेंचिंग कहलाता है ना। और कोई भी मेटल को ठंडा करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वेंचिंग कहलाता है। गर्म करने का प्रोसेस हीटिंग कहलाता है। धीरे धीरे ये वाला जो अभी सवाल पूछ रहा है वो सोकिंग था, क्वेंचिंग भी समझ गए। क्वेंचिंग ब्राइन सेल्यूलस, है ना, वाटर, ऑयल, एयर के माध्यम से ठंडा करते हैं ना कोई भी गर्म धातु को, तो सबसे, है ना, जल्दी ब्राइन सेल्यूलस ठंडा करता है धातु को, उसके बाद वाटर करता है, उसके बाद ऑयल करता है, एयर करता है। सब धातु के लिए अलग अलग उपयोग करते हैं। सब कुछ पढ़े ले हैं भैया, लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है उष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सेल्यूलस, पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। देखिए तुरंत पूछे थे ना अभी, क्वेंचिंग, है ना,
अभी तुरंत जस्ट पीछे बताए हुए थे। ब्रांड सोल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है? क्वेंचिंग करने के लिए, है ना, क्वेंचिंग करने के लिए वो वाला ये सब चीज का जरूरत है, मतलब धातु को ठंडा करने के लिए, क्वेंचिंग मतलब ठंडा करने के लिए ये सब चीज का जरूरत पड़ता है। ये ब्रांड सेलुलस पानी, तेल, हवा, है ना, तो ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है टेक्निकल वर्ड में क्वेंचिंग। ठीक है, अरे कुछ और नहीं है, फालतू है सब। अब देखो, विशेष मिश्र, अच्छा, स्पेशल एलॉय, धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? देखो, क्वेंचिंग मतलब ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो एक क्वेंचिंग मीडिया कहलाता है क्या? तब विशेष मिश्र धातु, है ना, विशेष मिश्र धातु के लिए क्वेंचिंग मीडिया में सबसे किस चीज का अपना लोग उपयोग करते हैं? ब्रेन सोल्यू ये था ना, ब्रेन सोल्यूशन सबसे तेजी से ठंडा करने का माध्यम यही था आपका, है ना। उसके बाद था वाटर, था ना, प्लेन कार्बन स्टील जो मेटल है उसको ठंडा करने के लिए अपना लोग वाटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लेन कार्बन, ठीक है, प्लेन कार्बन। ऑयल का उपयोग जो करते हैं ठंडा करने के लिए, एलॉय स्टील के लिए, है ना, एलॉय स्टील के लिए ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, कोल्ड एयर, ठंडा हवा का जो उपयोग करते हैं अपना लोग, यही है स्पेशल एलॉय, एलॉय स्टील के लिए। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अरे यही था, कुछ लंबा चल जाता है इसीलिए। देखिएगा, देखिएगा ना, समझ में आएगा वीडियो मेरे ख्याल से। बाकी फीडबैक दीजिएगा ना, फिर हम सुधार करेंगे। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद भाई लोग।